माननीय मोहम्मद हसन रूमी जी। स्वास्थ्य के बारे में बड़ी बात करने वाली सरकार ने, मैं सिर्फ उनके बारे में ये 2 लाइन कहना चाहता हूं। तुम्हारे पांव के नीचे कोई जमीन नहीं है। कमाल ये है कि फिर भी तुम्हें यकीन नहीं है। मैं इस सरकार के इस रवैये से बड़ा हैरान और परेशान हूं कि बांटो और राज करो के स्टाइल से जिस तरीके से प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सेवाओं को ठप किया है, तमाम जनहित की योजनाओं को ठप किया है। मैं जिस विधानसभा से आता हूं उस विधानसभा में स्वरोजगार की बातें बहुत कही गई, ग्राउंड सेरेमनी की भी बातें बहुत कही गई। हमारा शहर कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए विश्वविख्यात है। हमारे शहर में वन नेशन वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की कोई बात सामने नहीं आई। न युवाओं को कोई स्वरोजगार दिया गया, न कोई ब्रांडिंग की बात सामने आई। चमड़ा के उद्योग लगातार पलायन करके या तो बांग्लादेश जा रहे हैं या पश्चिम बंगाल जा रहे हैं। बेरोजगारी इस कदर बढ़ी हुई है कि जो चमड़ा के कारखाने हैं उनको बेचकर वहां के व्यापारी, वहां के उद्योग घरों की प्लाटिंग करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे कानपुर शहर और खासतौर से मेरी विधानसभा में बुनकरों की जो जनहितकारी योजनाएं थी उनको भी समाप्त कर दिया गया। बुनकर उद्योग बिल्कुल ठप हो गया, कारखाने बंद हो गए, कोई भी वहां पे बुनकरों का कारखाना अब नहीं है। हमारे शहर में पान मसाले के लोगों ने एक नए व्यवसाय के रूप में कानपुर को एक पहचान देने का प्रयास किया था, लेकिन विगत दिनों जीएसटी के जिस तरह से छापेमारी हुई तो पान मसाले के व्यवसायिक भी यहां से छोड़कर पलायन कर गए। अब पता नहीं कौन से शहर में गए हैं, कौन सा शहर बचा है। तो इस सरकार में लगातार ये बात कही जा रही है कि स्वरोजगार दिया गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात की गई है, ग्राउंड सेरेमनी कही गई है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं है। हम जिस विधानसभा से आते हैं उस विधानसभा में मैं 2022 से लगातार एक जलाशय को चालू करने के नियम 51 के कई सवाल लगाए और उसका असर यह हुआ कि 70% काम होने के बाद विभाग ने हाथ खड़े कर लिए और आज तक वो जलाशय चालू नहीं है। सरकार का पैसा पानी में जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करना चाहता हूं कि उस जलाशय को चालू किया जाए। आप ही के हमारे विधानसभा के माननीय अध्यक्ष जी का भी उसी लाइन में करीब 7 जलाशय हैं, वो भी बंद पड़े हुए हैं। अभी मैं उनसे पर्सनली मिला तो उन्होंने कुछ मदद करने की बात कही। सरकार की किसी तरह की कोई पब्लिक के डोमेन की बात करने में कोई इंटरेस्ट सरकार नहीं रख रही है। पेयजल की यह हालत है, सड़कों का हाल यह है कि एक सड़क हमारे वार्ड नंबर 29 से लेकर वार्ड नंबर 73 के अंतर्गत आने वाली सड़क जो है वो पिछले 5 सालों से टूटी पड़ी है, पैसिफिक लॉन से लेकर और गल्ला गोदाम चौराहे तक। मैं मांग करूंगा आपके माध्यम से कि उस सड़क को भी बनाया जाए। मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में ना तो कोई डिग्री कॉलेज है ना कोई इंटर कॉलेज है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करूंगा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में एक महिला डिग्री कॉलेज को स्थापित किया जाए। अस्पताल का भी अभाव है, कोई हॉस्पिटल नहीं है, शहर से बिल्कुल अलग कैंट विधानसभा पड़ता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करूंगा, हमारे इलाके में एक भार्गव हॉस्पिटल था जो बंद पड़ा, उसकी बिल्डिंग मैंने कई बार कहा उसी को बनाकर अगर ये बना दिया जाए तो वहां के तमाम लोगों को उसका लाभ मिलेगा। मैं आपकी सरकार के माध्यम से ये सारी मांग इसलिए कर रहा हूं कि सरकार ने हमेशा बड़े बड़े दावे किए हैं। अंत में मेरे क्षेत्र में क्योंकि इस सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार देश के सैनिकों के बारे में बड़ी बात कही है। हमारे इलाके के श्यामनगर के कैप्टन सुधीर पिछले जनवरी में शहीद हो गए हैं। मैं उनके स्मारक की मांग करता हूं आपके माध्यम से। धन्यवाद। हमारे श्यामनगर के सामने आप एक उनका स्मारक बनवा दीजिए। बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य श्री अमिताभ वाजपेयी जी। मेहनत कराती उन्होंने 8 घंटे में किया। ये सरकार हर बात को पहली बार कहती है। हमने भी देखा इस सरकार ने पहली बार राज्यपाल महोदय जल्दी काम खत्म करके चली गई, क्योंकि शायद जो कहने लायक नहीं था वो लिखा गया और जो सुनाने लायक नहीं था वो पढ़ा गया। क्योंकि जो आए थे ख्वाब दिखाने वही अब हकीकत छुपाने लगे हैं। जो कहते थे सबका विकास अब जवाब तक देने से कतराने लगे। ये भाषण झूठे वादों का पुलिंदा था जिसे जल्दबाजी में निपटाया गया और सरकार द्वारा तैयार किया गया ये भाषण झूठे वादों का पुलिंदा मात्र था जिसमें सिर्फ खोखले वादे थे और जमीनी हकीकत से दूर था।
सबसे ज्यादा चर्चा इस सदन में महाकुंभ पर हुई। मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये तो सच है कि सरकार ने झूठे आंकड़ों का मायाजाल बुना है और आज तक सरकार ने मृतकों की संख्या, घायलों की संख्या और जो लोग हो गए हैं, अपने परिवार से अलग हो गए हैं, उनके संबंध में कोई भी ठोस आंकड़ा प्रस्तुत नहीं किया। ये सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती है, पर जमीनी हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में व्यापार करना समय के साथ और दुष्कर हो गया है। मैं कानपुर से आता हूं, हमारा चमड़ा उद्योग जो कानपुर का ओडीओपी प्रोडक्ट था वो कानपुर छोड़ के जा चुका है। अब आफत पान मसाला पर है, अब आफत लोहा वालों पर है और जीएसटी की इतनी चौकी बना दी गई है कि एक भी गाड़ी अपने आप पार नहीं जा सकती। ये सरकार ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जगह ईज टू डाई बिजनेस की तरफ बढ़ रही है। और ये तो बड़े व्यापारी हैं, जो छोटा दुकानदार है, ठेला पटरी रेहड़ी दुकानदार है, उसका भी सम्मान सुरक्षित नहीं है। सरकार में फेरी नीति का अनुपालन नहीं हो रहा। 2022 से फेरी नीति की कमेटी नहीं बनी और कमेटी के अभाव में जब जो जहां चाहता है मन मर्जी से चाहता है लाठी लेकर के ठेले वालों को भगा देने का काम करता है। इन्वेस्टर समिट के नाम पर बड़े बड़े दावे किए गए, जबकि वास्तविकता यह है कोई भी आंकड़ा जमीन पर दिखाई नहीं पड़ता है। इस बार तो आंकड़ेबाजी फिर भी कम की गई, पर हर बार जो बढ़ा चढ़ाकर आंकड़े बताए जाते थे, कितने रोजगार विकसित हुए, कितनी फैक्ट्रियां जमीन पर लगी, कितना इन्वेस्टमेंट हुआ, वो हम लोग कहीं दिखाई नहीं पड़ता। मैं कहना चाहता हूं कि रोजगार विकसित करने के नाम पर सरकार कहीं ना कहीं फेल हुई है। स्मार्ट सिटी के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, स्मार्ट सिटी के नाम पर केवल घोटाला और धोखा हो रहा है। स्मार्ट सिटी में बड़े बड़े नाम तो हैं, पर कोई भी योजना जनप्रतिनिधियों की राय से नहीं बनाई जाती। मनमाने ढंग से प्रोजेक्ट पास किए जाते हैं जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग साफ तौर पे दिखाई पड़ता है। हमारे शहर में एक ऐसा पुल बनाया गया है जिस पर से आज तक एक भी आदमी गुजरा नहीं है और करोड़ों रुपए का पुल बनकर के टूट खड़ा है। एक लाल इमली की बिल्डिंग है, वो मिल बंद पड़ी है, तो उसकी दीवार को फसाड लाइट लगा करके चमकाने का काम किया गया है। और उसी इलाके गलियों में पीने का पानी नहीं है, कूड़े की सफाई कोई इंतजाम नहीं है, सीवर जाम है। स्मार्ट सिटी लगातार धोखाधड़ी हो रही है और ये जनता के पैसे का बंदरबाट हो रही है, ये घोटाला है। शिक्षा के नाम पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, पर सच्चाई यह है कि छात्रवृत्ति योजनाएं अभी विलंबित हैं, छात्रों को सही समय पर सहायता नहीं मिल रही है, शिक्षकों की भर्ती नहीं करी जा रही है, स्कूल शिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। इस सदन में शिक्षा को लेकर बात आई है कि हम लोग अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं और दूसरे के बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाए। मैं कह सकता हूँ कि मैंने अपनी विधानसभा में 3 सरकारी प्राइमरी माध्यमिक स्कूलों को वर्ल्ड क्लास अल्ट्रा मॉडर्न बनाने का प्रयास किया है। मैं चाहता हूँ कि और भी साथी आके उनको देखें और अपने क्षेत्रों में इस तरह के स्कूलों को बनवाएं। आयुष्मान भारत योजना एक सबसे बड़ा धोखा है। आयुष्मान कार्ड ना हो तो फिर भी अच्छा, किसी योजना का लाभ मिल जाएगा, पर आयुष्मान कार्ड है तो किसी योजना का लाभ नहीं मिलता। सरकारी अस्पताल में जाओ तो आयुष्मान मित्र बैठे केवल एनरोलमेंट करते हैं, क्योंकि उनका जो भुगतान होता है वो एनरोलमेंट की संख्या के हिसाब से होता है। अभी हमारे यहाँ के जिलाधिकारी ने एक अर्बन पीएससी का मुआयना किया तो उसमें पाया कि 25 लोगों का सुबह से इलाज हो चुका था। वो अच्छे जिलाधिकारी हैं, उन्होंने फोन कर लिया एक मरीज को कि आपका हालचाल कैसा है, तबीयत कैसी है, दवा मिली कि नहीं मिली, तो वो बोले मैं तो बीमार ही नहीं हूँ। तो उन्होंने सारे फोन चेक कर डाले और कोई उसमें से मरीज बीमार नहीं था, क्योंकि आयुष्मान योजना का लाभार्थी था, इसलिए अस्पताल के उसमें रजिस्टर में दर्ज कर लिया गया था। और प्राइवेट अस्पताल तो हलचल लेते हैं, जैसे बता दो कि आयुष्मान कार्ड पास में है वो इलाज करने से मना कर देते हैं। हम ये कह सकते हैं कि वादों के शहर में सच्चाई गुम है, हर तरफ जश्न है लेकिन जनता खून के आंसू रो रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, कब तक जनता को सपनों में उलझाएंगे, अब वादों को हकीकत में बदल कर दिखाइए। अगर नहीं दे सकते तो विकास की गारंटी तो कम से कम झूठे आंकड़े तो मत दिखाइए। मैं अंतिम में राज्यपाल के भाषण में जो मैंने संशोधन दिए थे अपनी विधान संबंधित उन पर बल देता हूं कि महोत्सव पंडाल नानाराव पार्क का शुल्क 51,000 रुपए से घटा करके 11,000 रुपए किया जाए। आदर्श व्यायामशाला को नगर निगम के नियंत्रण से मुक्त किया जाए। टूटा बरासाला मालवी पार्क का पुनर्निर्माण कराया जाए। उर्सला अस्पताल में हाई डिपेंडेंसी यूनिट की स्थापना की जाए। जेके कैंसर अस्पताल में का आधुनिकीकरण किया जाए। चेस्ट हॉस्पिटल की सुविधाओं का विस्तार किया जाए। हाईलाइट हॉस्पिटल की बर्न यूनिट को शीघ्र चालू किया जाए। पांडुनगर बीमा अस्पताल का निर्माण पूर्ण कराकर जनता के लिए खोला जाए। केपी अस्पताल बिहार रोड में 125 kV की जनरेटर और डिजिटल एक्सरे मशीन लगाई जाए। शहर से आवारा जानवर हटाए जाए। फेरी नीति का सही अनुपालन हो। केस्को ने जो अंडरग्राउंड लाइंस के नाम पर रोडें खोद के छोड़ दी हैं, इनको बनवाने के लिए सही ढंग से दोबारा जांच करा करके रोड कटिंग जमा कराई जाए। समय के अंदर खत्म करने के लक्ष्य से मैं एक अंतिम संदेश देना चाहता हूं कि आशा की एक किरण बाकी है। राह मुश्किल है मगर रुकना नहीं है। सत्य की इस लड़ाई में झुकना नहीं है। हर घोटाले का हिसाब लिया जाएगा, हर नाइंसाफी का जवाब दिया जाएगा। हम विपक्ष में हैं लेकिन जनता के हित में हैं। हम लड़ते रहेंगे, सच बोलते रहेंगे और सरकार की नाकामियों को बेनकाब करते रहेंगे, क्योंकि अखिलेश है तो भरोसा है।